ससुराल की बातें सोच सोचकर अदिति बहुत ही उदास होती जा रही थी। कभी बाल, कभी कंकड़, कभी कांटा। खाने में भला ऐसा कौन देता है? नमन रात भर घर नहीं आया। उसे फोन किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। सुबह जब वह आया तो उसने अदिति की हालत देखी। गुलाबी साड़ी का रंग तो वैसा ही था, लेकिन अदिति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अदिति को ऐसे देखकर नमन को तरस आ गया। नमन ने अपना बैग रखा और अदिति के पास गया। मुझे माफ कर दो, मैं आ नहीं पा रहा था तुम्हारे पास। काम इतना ज्यादा है, ऊपर से मैं मजबूर हूँ। नमन कुछ कहते कहते रुक गया। ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम अपनी पत्नी के पास ही नहीं आ सकते? तुम्हारे लिए मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें अपनी मजबूरी दिख रही है। ऑफिस का काम क्या इतना जरूरी है? अदिति ने नमन से सवाल किया और नमन उसका जवाब नहीं दे पाया। अदिति फिर उठकर खड़ी हुई और नमन को वह धागा दिखा। नमन को समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन नमन ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अदिति से बस यही बोला, इस धागे को अब मत बांधना। नमन की बात सुनकर अदिति को अजीब लगने लगा। ये धागा क्या था? अदिति नहाने चली गई और नमन नीचे अपने परिवार वालों से कुछ बातें करने लगा। अब मैं यह और नहीं कर सकता, उसे सब सच बताना होगा। नमन अपने घर वालों से बात कर रहा था। नमन की बातें सुनकर अदिति को अजीब लग रहा था कि क्या हो रहा है। ससुराल में तीसरा ही दिन था और देखो ये क्या क्या चल रहा है। अदिति को आते देख सभी चुप हो गए। अदिति ने काम वाली को देखा और बोल पड़ी, तुम्हारा बच्चा बहुत क्यूट है, पर तुमने वह कांटा क्यों डाला था मेरे खाने में? इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? उस बच्चे ने ही मुझे उसे खाने से रोका। अदिति के इतना कहते ही सभी हैरान थे। पर मेरा तो कोई बच्चा नहीं, और वो बूढ़ी अम्मा जो आती हैं उनका भी नहीं है, काम वाली ने कहा। अदिति अचानक शॉक हो गई। ऐसा कौन सा बच्चा है जो आए दिन उसे घर में दिखता है, लेकिन किसी का है ही नहीं? अदिति, तुम किस बच्चे की बात कर रही हो? किसने तुम्हें खाना खाने से रोका? लक्ष्मी ने पूछा। वही हाफ पैंट पहने जो घूमता रहता है। जब आप लोग मेरा स्वागत करने खड़े थे तो बगल में वह भी था। फिर वह कई बार दिखा है मुझे यहाँ, अदिति ने कहा। अदिति का इतना कहते ही सब चौंक गए। अगर कभी तुम्हें दोबारा वह दिखे तो दूर हो जाना, नमन ने चिंता भरे स्वर में कहा। बुआ, स्वाति, ससुर जी तीनों खड़े देख रहे थे। चलो, बबलू आने वाला है, तैयारी करनी है, बुआ ने बात पलटते हुए कहा। बबलू यानी स्वाति का पति काम से कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। घर वालों ने अदिति को कहा कि वह अपने लिए कुछ बना ले और खाना खाकर आराम करे। उसके पैर में चोट जो लगी थी। अदिति ऊपर गई और बालकनी से देखा तो सारा परिवार उसी बंद कमरे का दरवाजा खोल रहा था। इस बार यह अजीब लग रहा था उसे। अदिति ने फैसला किया कि रात में सबके सोने के बाद वह उस कमरे की ओर जाएगी। वह देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है। अब अदिति को शक हो गया था कि यहाँ दाल में कुछ तो काला है। उसने फैसला किया कि जब तक इस बात की तह तक नहीं जाएगी, ससुराल वालों का दिया कुछ भी नहीं खाएगी। रात हो चली थी। नमन आज कमरे में आकर अदिति से बातें कर रहा था। अदिति को नमन की बातें अच्छी तो लग रही थी, लेकिन उसे पता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। नमन ने आज अदिति के करीब आने की कोशिश की, पर अदिति ने सिर दर्द का बहाना बना दिया। अदिति ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी कि आज वह कमरा खोल कर रहेगी। उसने देख लिया था कि सास ने इसकी चाबी रसोई घर के ऊपर वाले दराज में रखी है। नमन के सोने के बाद वह कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल ही रही थी कि उसने देखा उसके पैर में फिर वही धागा था। शायद उसके सोते हुए नमन ने बांध दिया होगा। अदिति नीचे गई और रसोई से चाबी ले आई। उस कमरे की ओर जाते ही अदिति को जोर से चक्कर आया। फिर अदिति को कुछ लगा और उसने वह धागा तोड़कर पास रखी बाल्टी के पानी में डाल दिया।
बाल्टी में डालते ही पानी में से बुलबुले उठने लगे, जैसे कोई बहुत गर्म चीज अदिति ने डाल दी हो। इस धागे में कुछ तो था, जिसकी वजह से अदिति उस कमरे के पास नहीं जा पा रही थी। धागा तोड़ते ही अदिति ने तुलसी के पौधे की तरफ देखा। उस पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूख गई थी। फिर भी अदिति ने हिम्मत दिखाई और उस मिट्टी में रसोई घर से लाकर पानी डाल दिया। मिट्टी गीली हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मिट्टी पोरस है और पानी नीचे की ओर जा रहा है। इस बात का पता भी लगाना था कि तुलसी का पौधा आखिर ऐसा क्यों है। वह पलटी तो फिर वही बच्चा खड़ा था। उसी बच्चे ने अदिति को रास्ता दिखाया। पहले उसने कमरे के दरवाजे से निकलती हुई एक कील को दिखाया। अदिति को उससे बचकर कमरे में जाना था। अदिति ने दरवाजा खोला और फिर वहां का माजरा देखकर अदिति हैरान रह गई। दरवाजा खोलते ही अदिति को लगा कि वह कोई सपना सा देख रही है। कमरे में बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन खिड़की से आती हुई चांदनी दिखा रही थी कि वह कमरा असल में पूजा घर था। पर पूजा का सामान तो था, लेकिन देवताओं की मूर्ति गायब थी। उस कमरे के अंदर एक तरफ उल्टा स्वास्तिक बना हुआ था। कमरे में सिंदूर, आलता और सुहाग का सारा सामान रखा था। उस कमरे में एक तरफ कुछ तस्वीरें थीं, धुंधली तस्वीरें, बड़े लकड़ी के फ्रेम के साथ। थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो एक बक्सा था, जिसमें किसी महिला के कपड़े थे। उस कमरे में हवन कुंड भी था, लकड़ियां भी रखी हुई थीं और एक टूटी हुई शिव जी की मूर्ति भी। यह बहुत अजीब था। सूखा हुआ तुलसी का पौधा, टूटी हुई शिव जी की मूर्ति और अदिति को दिया हुआ वह धागा। अदिति वह सब देख ही रही थी कि अचानक उल्लू के बोलने की आवाज आई। अदिति अंदर तक सिहर गई। उसने पीछे पलट कर देखा तो वही बच्चा खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। अदिति समझ गई थी कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, पर इस बार उसे एहसास हुआ कि वह बच्चा उससे कुछ कहना चाह रहा है। वह बच्चा उसे पीछे देखने को कह रहा था। अदिति ने पीछे देखा तो वहां एक साया था, किसी महिला का साया। उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन वह साया अदिति की तरफ ही आ रहा था। अदिति तुरंत भागी और कमरे की दहलीज पार कर गई। वह साया कमरे के बाहर नहीं आया। कमरे के दरवाजे के बाहर लगी कील से अदिति की साड़ी फट गई। वह कील ही उस साये को रोक रही थी। अदिति को लग रहा था जैसे कोई सपना चल रहा है। उसकी नजर बाल्टी पर पड़ी तो उसका पानी पूरी तरह से सूख चुका था। धागा अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। अदिति की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह कमरे को फिर से बंद कर दे। पर अगर बंद नहीं करा तो ससुराल वालों को पता चल जाएगा। अदिति ने हिम्मत की और दरवाजा बंद करने गई। वह साया खिड़की के पास था और उसे देख रहा था। उसने किसी तरह से दरवाजा बंद किया तो उसके बगल में आकर वही बच्चा खड़ा हो गया। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बच्चा लगातार खून के आंसू रो रहा था। उसने तुलसी के पास दिखाया। पानी डालने से मिट्टी गीली हो गई थी और अदिति ने पास पड़ी लकड़ी से उसे खोदना शुरू किया। तुलसी के पौधे की मिट्टी में कीलें गड़ी हुई थीं। मिट्टी में कीलें कैसे हो सकती हैं? अदिति को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह यह क्या देख रही है। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे नहीं होना चाहिए। अदिति को लगा कि कोई जाग गया है। उसने तुरंत तुलसी की मिट्टी को वापस पहले जैसा करने की कोशिश की और भागी। वह बच्चा अब गायब हो चुका था। अदिति छुपते छुपाते ऊपर की तरफ गई तो वहां नमन खड़ा था। गुस्से से लाल उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। अदिति को देखकर वह चीखा, क्या करने गई थी तुलसी के पास? मना किया था ना, एक बार में समझ नहीं आता। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि नीचे भी लोग उठ गए। नमन ने अदिति का हाथ पकड़ा और उसे कमरे की ओर ले गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने कहा, अगर चाहती हो कि जिंदा रहो तो उस तुलसी के पौधे से दूर रहो, समझी?
इतना कहकर नमन उसे कमरे में बंद करके चला गया। वह नीचे अपने परिवार वालों से बात करने लगा। इतने में रात के अंधेरे में ही लक्ष्मी जी और बुआ उसके पास आए। तुझे धागा दिया था ना, उसे बाल्टी में डाल आई, पागल कहीं की, पहन इसे। सास का ये रूप देख अदिति जैसे बावली हो गई थी। ये हो क्या रहा था उसके साथ? इस बार लक्ष्मी जी ने उसके पैर में धागा बांधने की कोशिश की तो धागा अपने आप ही गिर गया। वह बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बांध नहीं पा रही थी। इतने में बुआ ने कहा, मंतर उतर गया है, अब काम नहीं करेगा। लक्ष्मी ने बुआ को देखा और अदिति को गुस्से से देखा। अदिति को वहीं छोड़ दोनों चली गईं। इतने में अदिति ने अलमारी के साइड में देखा तो फिर वही बच्चा खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक किताब थी। ये पहली बार था जब वह बच्चा कोई चीज अपने हाथ में लेकर आया था। अदिति के लिए वह बच्चा क्या मैसेज लेकर आया था? आखिर क्या हो रहा था उसके साथ? ससुराल का राज क्या था? अदिति के सामने अब क्या नई चुनौती आने वाली थी? ये सब जानिए कहानी के अगले भाग हॉन्टेड ससुराल पार्ट 3 में। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे अगले पार्ट का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।